Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। 21 जनवरी को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, उसकी एग्ज़ाम सिटी आज आउट हो चुकी है, तो आप लोग सबसे पहले जाकर के अपनी एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम तो सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एग्ज़ाम में किस तरह के आपके प्रश्न बनते हैं। 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं जो कि आपको सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब हम आज जो करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें भी हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 91 नंबर का प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। जो गिरोह की अवस्था होती है, अब ऑप्शन आपको देखना है कि 16 से 19 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 8 से 10 वर्ष या 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। यहाँ पर विलंब विकास संबंधित दे दिया है, तो 8 से 10 वर्ष में क्या होता है, गिरोह की अवस्था होती है समाजीकरण की। ओके, तो 8 से 10 वर्ष वाले में आपको टिक करके आना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, तो 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी होती है। तो आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं कि जो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं, पहली होती है सेंसरी मोटर, दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक। सेंसरी मोटर जो होती है वो संवेदनात्मक गामक अवस्था कहलाती है। फिर तीसरी अवस्था कहलाती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो लास्ट होती है आपकी वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने चारों स्टेज आपकी बता दी कि पहले सेंसरी मोटर, इसके बाद प्री ऑपरेशनल, फिर आपकी कॉन्क्रीट एंड लास्ट आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये तीसरी पूछा है इन्होंने, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गई आपकी तीसरी वाली। राइट आंसर आपका 92 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि तीसरे नंबर की ये है। अब मैं बता दूं, पहली अवस्था है उनकी संवेदनात्मक अवस्था, दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल ये वाली, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हिंदी में बोलते हैं इसको। तीसरी है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको कॉन्क्रीट स्टेज भी बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद आपकी जो चौथी स्टेज है वो है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो क्रम में कोई भी पूछ सकता है, तो आप आंसर इस तरह से लगा सकते हैं। अगर दूसरी पूछ दे तो आपको कौन सी लगानी है, तीसरी पूछ दे तो कौन सी लगानी है। तो मैंने चारों आपको अवस्थाएं बता दी, जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सामाजिक मूल्य कौन सा है, तो ऑप्शन है आपके सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति या फिर आक्रामकता की आवश्यकता। तो सामाजिक मूल्य की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक जो समाज में रहते हैं उसके मूल्य की बात करें, सामाजिक मूल्य की, तो यहाँ पर सहायता परक अगर व्यवहार है तो ये आपका कहलाएगा सामाजिक मूल्य। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन है आपके स्वतः शोध के या एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, डी ऑप्शन है आपका प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण स्वतः शोध का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या है। ओके, ऑप्शन है आपके एक तंत्रीय निर्णय करना, व्यक्तिगत कार्य करना, सहभागी उत्तरदायित्व या फिर आपकी निर्णय दृढ़ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, सहभागी उत्तरदायित्व।
विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है सहभागी उत्तरदायित्व। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्र रजिस्टर संधारण के लिए छात्र के विषय में निम्न में से कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? ओके, जन्म दिनांक, सामाजिक आर्थिक स्तर, प्रवेश दिनांक, पिताजी का नाम। जो विद्यालय में छात्र रजिस्टर होता है जिसमें, तो उसमें कौन सी सूचना उसमें नहीं होगी, ये पूछा है प्रश्न ने, अगर हम सिंपल भाषा में समझें। ओके, विद्यालय में जो छात्र रजिस्टर होता है जिसमें छात्र की पूरी जानकारी रखी जाती है, उसमें छात्र के विषय के बारे में कौन सी सूचना नहीं होगी, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो देखिए उसमें जन्म दिनांक होगा, प्रवेश दिनांक भी होगा, पिताजी का नाम भी होगा, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्तर, आपको पता है कि बच्चा चाहे गरीब हो अमीर हो, ये जो छात्र रजिस्टर होता है उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं की जाती है। स्कूल में सभी बच्चे बराबर होते हैं, किसी भी स्कूल में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ नहीं मिलेगी, जो रजिस्टर होगा उसमें सामाजिक आर्थिक स्तर बच्चे का नहीं दिया होगा। अगला प्रश्न, हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वार हैं, इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतम अधिगम के लिए सहयोगी है? किसके लिए पूछ रहा है? अधिगम के लिए। चखना और सूंघना, बी है सूंघना और देखना, तीसरा है स्पर्श करना और सुनना, चौथा है सुनना और चखना। तो पहले समझिए प्रश्न, हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वार हैं, इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतम अधिगम के लिए सहयोगी है? स्पर्श करना और सुनना, ये क्या हो जाएंगी? ज्ञानेंद्रियां होंगी ज्ञान प्राप्ति के द्वार। तो स्पर्श करेंगे तो भी ज्ञानेंद्रियां समझ जाएंगी कि आप क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो। दूसरा, सुनना भी आपका क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस कथन को बहुत अच्छे से ये दोनों जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं वो कौन सी अच्छी है, सबसे बेस्ट है? तो स्पर्श करना और सुनना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कौन सा विकल्प कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को सुलभ सरल बनाता है? संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सुलभ और सरल बनाता है। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प दिया हुआ है? ऑप्शन है आपके संप्रत्यय स्पष्टता, जटिल भाषा, प्रजातांत्रिक उपागम, उपयुक्त हाव भाव, अति भारित संप्रेषण। तो जब आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना है तो इनमें से कौन कौन सी सही है? देखिए इस प्रश्न में क्या था कि पहले ए बी सी डी ई 4 ऑप्शन दे दिए, इसके बाद पूछा गया कि इनमें से एक ऑप्शन बना दिया, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है, या फिर सेकेंड थर्ड फिफ्थ सही है, या फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सही है, या फिर फोर्थ फिफ्थ और सेकेंड सही है। तो मैं तीनों, ये जो आप रेड कलर में देख पा रहे हैं, संप्रत्यय स्पष्टता होनी चाहिए तभी आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी। जटिल भाषा का यूज नहीं होना चाहिए तो ये आपका सही नहीं रहेगा। प्रजातांत्रिक उपागम होना चाहिए, उपयुक्त आपका हाव भाव होना चाहिए। तो ये राइट आंसर जो होगा ये तीनों होगा। तो ऐसा एक ऑप्शन जिसमें ये तीनों दिए हों, ए सी और डी, ये तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है 99 नंबर का, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म यानी कि स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? तो 99 का आपका जो आंसर होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर किशोरावस्था और शैशवावस्था। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर किशोरावस्था। या फिर अगर ऑप्शन में आपको सिर्फ किशोरावस्था भी दे दे तो भी आपको राइट आंसर लगा के किस में आना है? किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था में स्वप्रेम की भावना पाई जाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका सी टेट के लिए, याद रखिएगा।
और कई एग्जाम में आपसे एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है। ऑप्शन है आपके वेलेंटाइन ने, स्टैनली हॉल ने, बिग्गी तथा हंट ने, या फिर रॉस ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैनली हॉल ने यह कहा था कि जो किशोरावस्था होती है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता की इकाई आपकी क्या है? क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन या युग्मज? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जीन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 102 नंबर का, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है? ऑप्शन है आपके साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन। तो देखिए, हिंदी में अगर आप लोगों ने इंग्लिश में थोड़ी बहुत पढ़ा हुआ है उसके टर्म को, तो इंग्लिश में ज़्यादा आसान है। जैसे यहाँ पर देखिए साकार संचालन, इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक क्रियावस्था। तो कभी कभी प्रश्न लैंग्वेज को भी चेंज करके इस तरह से पूछ देता है। अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ तो इंग्लिश में आपको सेम सेंटेंस मिलेंगे। जैसे साकार संचालन को आपको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ही लिखा होगा, पूर्व संचालन लिखा हुआ ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसके बाद आपको लिखा हुआ औपचारिक संचालन, तो आपकी ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जो चौथी वाली स्टेज है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संचालन हो जाएगी। ऑप्शन आपका भी राइट होगा। अब एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, प्रश्न कह क्या रहा है? एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है? तो जो बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, यानी 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, कई प्रश्नों के जवाब जानना चाहते हैं वो लोग। तो राइट आंसर आपका क्या होगा इसमें? पूर्व संचालन या प्री ऑपरेशनल, या फिर आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं इसको हिंदी में। इंग्लिश में आप वही प्री ऑपरेशनल स्टेज ही कहेंगे। 103 नंबर का प्रश्न है, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? ऑप्शन है आपके 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में, या फिर 10 से 13 महीने में। प्रथम सार्थक शब्द की बात की जा रही है, तो राइट आंसर क्या होगा? क्या 3 महीने में बोलने लगते हैं तो बोल ही नहीं पाते? ठीक है, कोई स्पष्ट शब्द नहीं। यहाँ पर 3 महीने में बलबलाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 6 महीने में भी नहीं बोल पाते, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब 35 से 40 महीने का बच्चा हो जाएगा, तो इतना भी समय नहीं लगता कि प्रथम सार्थक शब्द बोलने में इतना समय लगे, तो आप ऑप्शन को ऐसे ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट आपका ऑप्शन बचा डी, 10 से 13 महीने। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा कि 10 से 13 महीने के बीच का कोई बच्चा होगा जो ज्यादातर प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? आपका हो जाएगा श्रवण बाधिता, शैक्षणिक पिछड़ापन, शैशव स्वलीनता, अधिगम अक्षमता। याद हो आपको एक प्रश्न करवाया था मैंने ऑटिज्म वाला, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आई थिंक था वो प्रश्न। मैंने बताया था कि जब बच्चे क्या करते हैं, असामान्य व्यवहार करने लगते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, तो ये किसके लक्षण होते हैं? ऑटिज्म के होते हैं। और ऑटिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वलीनता बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाया है तो इसका भी आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रश्न को, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? श्रवण बाधिता का है? तो बिल्कुल भी नहीं। शैक्षणिक पिछड़ापन का है? बिल्कुल भी नहीं। शैशव स्वलीनता मैंने पहले बताया, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अधिगम अक्षमता भी
नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? ये आपके एग्जाम राजस्थान में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। रीट 2018 में लेवल 2 में भी आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? एनोरेक्सिया नर्वोसा या डेलिरियम ट्रेमेंस, स्वलीनता या फिर डाउन सिंड्रोम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। किशोरावस्था में एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है और यह ज्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है। इस अवस्था को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका जो ए है वो राइट हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? टोकन इकोनॉमी, गठन करना, विलोपन या अप्रकट संवेदीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका टोकन इकोनॉमी। इसमें क्या कह रहा है? निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है। यहाँ पर इकोनॉमी, टोकन इकोनॉमी की बात की जा रही है कि अगर वो कोई टोकन पैसे में लेता है और वो टोकन की वैल्यू है तो आप वो उसको किसी चीज में भी कन्वर्ट कर सकता है। उसे कुछ खरीदना है तो वो टोकन दे सकता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा टोकन इकोनॉमी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। केंद्रस्थ यानी कि सेंट्रिसिज्म, आत्म केंद्रस्थ ईगोसेंट्रिसिज्म कहोगे इसके, जड़ात्मवाद यानी कि एनिमिज्म, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्म केंद्रस्थ यानी कि ईगोसेंट्रिसिज्म। प्रश्न क्या पूछा है? बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को क्या दर्शाएगा? कि वो बालक ईगोसेंट्रिसिज्म है, आत्म केंद्रस्थ है, उसे अपने आप से ही मतलब है। अगला प्रश्न, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके विकास यानी कि डेवलपमेंट, वृद्धि यानी कि ग्रोथ, संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम, परिपक्वता यानी कि मैचुरेशन। तो यहां पर बात क्या क्या जा रही है? मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता। जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने आपको पढ़ाया था तो जहां पर मात्रा की बात की जाए वहां पर क्या होती है, जहां पर क्वांटिटी की बात की जाए वहां पर क्या होती है? वृद्धि होती है। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास के लिए माता पिता या फिर शिक्षक निम्न में से कौन सा कार्य कर सकते हैं? यह प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, या फिर परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो, और डी ऑप्शन आपका सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी वाला ऊपर लिखित सभी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, क्योंकि किशोरावस्था में उचित विकास के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान भी देना चाहिए, उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था भी करनी चाहिए यदि आवश्यक है तो। ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र जो कक्षा 3 में है तो वो 9 साल के आसपास बालक होगा, विकास के किस चरण से मेल खाता है? अब एरिक एरिक्सन के अगर आपने 8 चरण पढ़े हैं तो यहां पर आंसर आप आसानी से लगा पाएंगे। एक है शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम
अपराध या फिर अंतरंगता बनाम अलगाव। तो ये जो 9 साल का बच्चा होगा जो क्लास 3rd में पढ़ रहा है, एरिक एरिक्सन की अवस्था के अनुसार बात करें तो वो बालक किस चरण में होगा, वो होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि परिश्रम बनाम हीनता वाले चरण में होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति आपकी कौन सी प्रगति कहलाएगी? तो जिसने सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल इसको समझा हुआ है तो आराम से आंसर आप लगा पाओगे। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका हो जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें कैसा विकास होता है आपका? क्या है? पहले पूरी हथेली का यूज करना, फिर छोटी छोटी उंगलियों का यूज करना, ये आपका कहलाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल में विकास आपका होता है सिर से पैरों की तरफ, और आपका जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ आपका विकास होता है। तो पहले हथेली का यूज कर रहा था, हथेली का यूज करने के बाद धीरे धीरे वो फिंगर्स और अंगूठे का यूज करने लगा। तो ये कौन सा विकास कहलाएगा? प्रॉक्सिमोडिस्टल आपका विकास कहलाएगा। अगर विकास सिर से पैर की तरफ होता तो आपका सिफेलो। इसको याद करने की तरीका मैंने बताया था कि सिफेलो मतलब सिर से पैर, इसको ऐसे याद रखिए क्योंकि सी से सिफेलोकॉर्डल स्टार्ट है और सी से आपका सिर एवं पैर हिंदी में। तो सिफेलोकॉर्डल सिर से पैर की ओर विकास होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल आपका सेंटर से बाहर की ओर यानी केंद्र से बाहर की ओर विकास हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है 112 नंबर का। बच्चे के विकास को अक्सर संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? आंसर है आपके अन्न को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सभी जो ये आयाम हैं विकास के वो एक दूसरे से संबंधित है। एक एकीकृत है और समग्र प्रकार में विकसित, आंशिक रूप से विकसित या फिर बेतरतीब ढंग से विकसित। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। 113 नंबर का प्रश्न, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम। शारीरिक विकास की बात की जा रही है तो ये तीनों आपके यानी कि ए, बी और सी तीनों सही होंगे। तो इसमें राइट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि शारीरिक विकास आपका प्रभावित करने वाले जो कारक है वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी भी प्रभावित करती है, वातावरण मतलब एनवायरनमेंट भी प्रभावित करती है, इसके बाद खेल तथा व्यायाम भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति। यह किसका कथन है? ये आपको बताना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी सामाजिक की बात आ जाए कि भाषा विकास में जो सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? भाषा विकास में समाज का सबसे बड़ा रोल बताया जा रहा है। तो ये किसका हो जाएगा? वाइगॉत्स्की का कथन होगा, क्योंकि वाइगॉत्स्की ने ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत को दिया है। राइट आंसर आपका क्या होगा? वाइगॉत्स्की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है? पेशी मतलब मांसपेशियां आप कह सकते हो। पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा होगा? चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना नहीं, झूला झूलना, बॉल फेंकना, रेत पर चित्र बनाना। तो सबसे ज्यादा अगर पेशी संबंधी विकास की बात करें, जो आप बॉल फेंकोगे तब आपका पेशी संबंधी विकास का क्रियाकलाप कहलाएगा। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी कि बॉल फेंकना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहचान विकास संबंधित है। जो आपका पहचान का विकास है वो किससे संबंधित है?
ऑप्शन है इरेक्शन के सिद्धांत से, फ्राइड के सिद्धांत से, वाइगॉस्की के सिद्धांत से और डेवी के सिद्धांत से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका एरिक इरेक्शन के द्वारा, जिसमें आपका दिया गया था पहचान विकास जो संबंधित है वो इरेक्शन के सिद्धांत से संबंधित है। आइडेंटिफिकेशन वर्सेस क्राइसिस वाली जो स्टेज है वहां पर पहचान विकास की बात की गई है एरिक इरेक्शन की थ्योरी में। ठीक है, तो ये किसके सिद्धांत से संबंधित है? एरिक इरेक्शन के सिद्धांत से संबंधित है आपका पहचान विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए कहां से प्रश्न निकाला है इन्होंने, सिर्फ पहचान विकास किससे संबंधित है, जो चरण दिए गए हैं उनमें से इसको लेकर के आए हैं। तो प्रश्न आपका कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है 117 नंबर का, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। ऑप्शन है आपके कक्षा कक्ष की गतिविधियों का आनंद लेना और साथ ही अधिगम करना। बी ऑप्शन है विभिन्न अकादमिक विषयों में उच्च प्राप्तांक पाना। तीसरा है आपका उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन तथा अपनी देखभाल करना सीखना। समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना ही ये चार ऑप्शन है। तो पूछा क्या गया है कि सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष क्या है? सबसे प्रमुख पक्ष आपका ऑप्शन डी ही दिख रहा है कि समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर आपका क्या होगा? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण। संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर आपका होगा ज्ञान। जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है, अगर उसको आपने पढ़ा है, उसमें ये बताया गया है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें जो न्यूनतम स्तर है वो कौन सा है? तो वो है आपका ज्ञान, नॉलेज का। ठीक है, वो थ्योरी आई थिंक मैंने अभी करवाई नहीं है, तो मैं आपको हो सकता है कल ही करवा दूं। पीडीएफ तैयार हो गई है, कुछ पॉइंट रह गए हैं उसके टाइप करने के लिए। उसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा, तो आपसे ये भी प्रश्न बनने लगेगा अगर आपने ये थ्योरी नहीं पढ़ी है। अगर आपने बुक से या कहीं और से पढ़ा हुआ है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को, तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व एवं वंशानुगत तत्व। तो सामाजिक विकास की बात हो रही है तो यहाँ पर सामाजिक परिवेश जन्य तत्व ही सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 120 नंबर का, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है आपके अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो जो विकास के सिद्धांत है, निरंतर विकास मतलब आपका जो विकास होता है वो सतत होता है, निरंतर होता है, तो ये भी सही है। परस्पर संबंध एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये भी सही है। समान प्रतिमान का सिद्धांत भी विकास का होता है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जिसने भी थ्योरी देखी होगी मेरी, उसमें मैंने एक एक करके विकास और वृद्धि के बारे में बताया हुआ था, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हुए थे। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो चलिए आज के जो हमारा 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट आपके 4 कंप्लीट हो गए और 120 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। मैं बहुत जल्दी जितने क्वेश्चन मैं टाइप कर पाऊंगा उतने क्वेश्चन आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। अभी तक लगभग 450 क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार हो गई है, तो मैं आपकी वेबसाइट में भी बता चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट वहाँ पर मैं डालता जा रहा हूँ, तो वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं। कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर पाएंगे अगर वेबसाइट पे देखते हैं। नीचे आपको वहाँ पर आंसर भी मिल जाएगा
यूट्यूब में ऑलरेडी मैं आपको करवा ही रहा हूँ, फेसबुक पर भी आपको वीडियो मिल जाते हैं। बस एक ही काम है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। लगातार हम 20 तारीख तक आप लोगों के इसी तरह से प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। 2-3 महामैराथन क्लास मुझे लेनी है, मैं टाइम की वजह से ले नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही टाइम निकला मैं 2 या 3 दिन पहले एग्जाम से महामैराथन क्लास जरूर लूंगा। आपकी एक पर्यावरण अध्ययन की, हिंदी पेडालॉजी और इंग्लिश पेडालॉजी की, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट तो हमारे चल ही रहे हैं, वो लगातार चलते रहेंगे। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।